हेलो दोस्तों, क्राइम टीवी 24/7 में आपका स्वागत है। दुख हम सभी के जिंदगी में आता जाता रहता है और इसका सबसे बड़ा सबूत है मंदिरों और मस्जिदों में लगी मन्नत मांगने वालों की लंबी लाइंस। लेकिन कैसे ये दुनिया आपके दुख का ही हथियार बनाकर आपको बर्बाद कर सकती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आज की ये क्राइम की कहानी। ये कहानी है 2008 में पकड़ी गई इंडिया की पहली फीमेल सीरियल किलर की। एक मामूली सी अनपढ़ औरत जो सालों तक अपने लालच के चक्कर में महिलाओं का खून करती रही और पुलिस को इसकी सालों तक भनक तक नहीं हुई। ये कहानी है केडी केम्पम्मा की, जिसको हम आज साइनाइड मल्लिका के नाम से जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। बात है 2008 की। इंडिया में कर्नाटका स्टेट में बंगलौर के आसपास कुछ महिलाओं की लगातार लाशें मिल रही थी, जिनकी बॉडीज पे न तो मारपीट का निशान था, न तो किसी चोट का और न चाकू का और न ही गला दबाने के कोई निशान थे। लेकिन इन सब की मौत के पीछे सिर्फ एक चीज कॉमन थी, साइनाइड, एक सबसे खतरनाक जहर। साल पे साल बीतते गए और बंगलौर के आसपास अलग अलग जगहों से ऐसी अलग अलग कंप्लेन आती गई, लेकिन क्योंकि ये कंप्लेन किसी एक पुलिस स्टेशन के एरिया से नहीं आ रही थी, तो इन केसेज को आपस में जोड़कर नहीं देखा गया। 2008 में पुलिस के पास एक रेणुका नाम की औरत की मिसिंग कंप्लेन आती है। रिपोर्ट लिखाने वाला रेणुका का पति था, जो अब तक दुबई रहा करता था, लेकिन पत्नी के अचानक गायब हो जाने की वजह से दुबई से भारत आया और भारत आकर उसने अपनी पत्नी रेणुका की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस रेणुका के केस में अपने हिसाब से जांच कर ही रही थी, लेकिन साइड बाय साइड रेणुका का पति भी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। थोड़े दिनों बाद रेणुका के पति को पता चलता है कि गायब होने से पहले रेणुका एक औरत के साथ देखी गई थी, जिसका नाम है केडी केम्पम्मा। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, केम्पम्मा भी गायब थी। अब ये बात रेणुका का पति पुलिस को बताता है और जिन लोगों ने रेणुका को केम्पम्मा के साथ देखा था, उन लोगों ने केम्पम्मा का स्केच बनवाया। जिसके बाद 31 दिसंबर 2008 को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि केम्पम्मा जैसी दिखने वाली एक औरत एक बस स्टैंड पर खड़ी है। पुलिस जाकर केम्पम्मा को पकड़ लाती है और रेणुका के बारे में केम्पम्मा से क्वेश्चंस पूछने शुरू करती है। अब तक पुलिस इस बात से अनजान थी कि एक साधारण सी मिसिंग कंप्लेन पे जो ये फाइल खोली गई है, ये इतने गहरे क्राइम की फाइल बनेगी कि इंडिया की क्राइम हिस्ट्री में इस केस का नाम होगा। पुलिस से बात करते हुए केम्पम्मा अपने स्टेटमेंट बार बार बदल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने केम्पम्मा की कुंडली निकाली। पुलिस को पता चला कि ये बे पढ़ी लिखी औरत कर्नाटका के कंकालीपुरा की है, जहां फैमिली के नाम पर इसका पति, जो कि दर्जी है, अपने 3 बच्चों के साथ रहता है। केम्पम्मा एक गरीब परिवार से आती थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें उससे बहुत ज्यादा थी और उसका पति टेलर था। लेकिन केम्पम्मा को तो चस्का चढ़ा था अमीर होने का, इसीलिए अक्सर उसके पति से खटपट रहती थी। एक बार अमीर बनने के चक्कर में केम्पम्मा ने अपने पति की सारी सेविंग्स चिट फंड्स में लगा दी, लेकिन जल्द ही सारे पैसे डूब गए, जिसके बाद केम्पम्मा और उसके पति में अक्सर लड़ाई रहती थी। लगातार लड़ाइयों के बाद अपना हंसता खेलता परिवार छोड़कर केम्पम्मा कंकालीपुरा से बंगलौर आ गई, अपने अमीर होने के सपने पूरे करने। बंगलौर आने के बाद केम्पम्मा ने घरों में काम करना शुरू कर दिया और जान पहचान बढ़ाते बढ़ाते उसकी एंट्री होती है एक ज्वेलरी शॉप में। अब केम्पम्मा सोने और सोनारों के बीच में काम करने लगी थी और इसी सोने की चमक में केम्पम्मा को अपने सपने पूरे होने दिखने लगे। अब केम्पम्मा के जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें बची थी, उसका लालच, दुकान में भरा सोना और इम्पेशेंस। और इसलिए केम्पम्मा 1999 में अपनी जिंदगी की पहली चोरी करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और इसके बाद उसे 6 महीने की जेल की सजा होती है। 6 महीने बाद जेल से वापस आने के बाद केम्पम्मा के पास न तो घर था और न ही काम, इसलिए उसका नया ठिकाना बन गया था मंदिर। लेकिन 6 महीने जेल में काटने के बाद भी केम्पम्मा के अंदर जल्दी से जल्दी अमीर होने का जुनून खत्म नहीं हुआ था और न ही क्राइम की दुनिया से दूर रहने का उसने कोई सबक लिया। अब अलग अलग मंदिर ही उसके ठिकाने बन गए थे। 6 महीने जेल में रहने के बाद केम्पम्मा और भी ज्यादा ढीठ हो गई थी और जल्दी अमीर होने के लिए उसने चोरी से भी खतरनाक एक रास्ता अपनाया। लोगों को मारने का केम्पम्मा मंदिर में आई महिलाओं को बहुत बारीकी से भांपने लगी।
वो मंदिर में आती जाती महिलाओं में एक कॉम्बिनेशन ढूंढती। महिला अमीर होनी चाहिए, किसी मन्नत को लेकर दुखी होनी चाहिए और इतनी सीधी होनी चाहिए कि केम्पम्मा की बातों में आसानी से आ जाए। ऐसे ही ऑब्जर्वेशन लगातार करने के बाद केम्पम्मा को पहला शिकार मिलता है। 19 अक्टूबर 1999 को एक 30 साल की औरत जिसका नाम था ममता राजन, जो अमीर थी लेकिन बच्चा न होने की वजह से काफी दुखी थी। केम्पम्मा उसके सामने जाकर इस तरह से बात करती है जैसे केम्पम्मा को पूजा पाठ में काफी इंटरेस्ट है। वो ममता से कहती है कि तुम्हें बच्चा हो, इसके लिए मैं मंडल पूजा करूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ जरूरी चीजें करनी होंगी, जैसे इस पूजा के बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं बताना। जिस दिन ये पूजा होगी उस दिन मेरी बताई हुई जगह पर मेरे बताए हुए टाइम पर तुम्हें नई साड़ी पहनकर और अपने सारे आभूषण लेकर उस जगह आना होगा। ममता ऐसा ही करती है। पूजा वाले दिन केम्पम्मा ममता को एक सुनसान जगह बुलाती है और वहां मंडल पूजा का ढोंग करती है। ममता नई साड़ी पहनकर और सारे आभूषण पहनकर अपने बच्चे के लिए मुराद पूरी करने केम्पम्मा की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। इस फेक मंडल पूजा के दौरान केम्पम्मा ममता को जल पीने के लिए देती है और उस जल में होता है पोटेशियम साइनाइड, जिसको पीते ही ममता मर जाती है और केम्पम्मा ममता के सारे आभूषण लेकर वहां से चंपत हो जाती है। ये हत्या करने के बाद भी केम्पम्मा रुकी नहीं। अब केम्पम्मा ने इस तरह से खून करने को अपना एक तरीका बना लिया था और अपने हर शिकार के बाद केम्पम्मा अपना नाम चेंज कर लेती थी। लेकिन अब सवाल आता है कि एक अनपढ़ औरत को पोटेशियम साइनाइड मिला कहां से और इसकी जानकारी कैसे हुई। केम्पम्मा सुनारों के दुकान पर काम करती थी और साइनाइड के बारे में उसे वहीं पर पता चला। साइनाइड ज्वेलरी मेकिंग में और बहुत सारी फैक्ट्रीज में काम आता है और इन फैक्ट्रीज या ज्वेलरी शॉप पर काम करने वाले वर्कर्स को इस जहर के बारे में बताया जाता है, जिससे वो लोग काम करते टाइम इस जहर से थोड़ा बचकर रहे। पोटेशियम साइनाइड की एक खूबी है वो ये कि हर कोई इसकी स्मेल नहीं पहचान सकता। इस पहले शिकार के बाद दूसरा शिकार आता है एलिजाबेथ नाम की औरत का। केम्पम्मा का अगला शिकार था एलिजाबेथ नाम की एक औरत जो 52 साल की थी और उसकी पोती खो गई थी। वो रोजाना मंदिर में अपनी खोई हुई पोती को वापस पाने के लिए मन्नत मांगने के लिए आया करती थी। तीसरा शिकार था यशोधमा जो 60 साल की थी और वो अपने बेटे की शादी की मन्नत मांगने मंदिर आया करती थी। चौथा शिकार था 60 साल की मुन्नमा जिसको दमा यानी अस्थमा था। पांचवी थी पिल्लम्मा और छठवीं नागवानी और सातवां शिकार था रेणुका। पुलिस को रेणुका की बॉडी एक गेस्ट हाउस में मिलती है और उस गेस्ट हाउस में रेणुका के साथ रुकी हुई थी जयमाथा नाम की एक औरत। वो जयमाथा और कोई नहीं केम्पम्मा थी, क्योंकि केम्पम्मा हर केस के बाद अपना नाम बदल लेती थी। केम्पम्मा का पहला शिकार ममता राजन 1999 का केस है। रेणुका 2006 का। पुलिस केम्पम्मा तक पहुंचती है 2008 में और इस सारे टाइम के बीच में केम्पम्मा ने सिर्फ 7 खून करे हैं। ये मानना काफी मुश्किल है। पुलिस की माने तो उनके हिसाब से केम्पम्मा 20 से ज्यादा कत्ल कर चुकी है, लेकिन एविडेंस सिर्फ इन 7 केसेज के हैं। जिसके बाद 2010 में कर्नाटका के कोर्ट में केम्पम्मा को फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन 2012 में जब ये केस हाई कोर्ट तक पहुंचता है तो हाई कोर्ट फांसी की सजा कम करके केम्पम्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि केम्पम्मा अपने हर कत्ल के बाद अपना नाम चेंज कर लेती थी। केम्पम्मा के खिलाफ पुलिस के पास जो आखिरी केस आया उस केस में केम्पम्मा ने अपना नाम बदलकर मल्लिका रख रखा था और वहीं से लोगों ने इसको साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगर आपके अंदर भी वो डिटेक्टिव है जिसे ट्रू क्राइम केसेज पसंद है तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।